आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर जो कि है समुच्चय सेट। ठीक है, ये चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स कहा जाता है एक तरीके से, लेकिन कुछ लोगों को लगता है चैप्टर्स थोड़ा टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहने का मतलब ये हुआ हर चीज़ यानी नंबर्स यानी संख्याओं में अगर खेलना सीख गए तब तो ये चैप्टर्स बहुत आसान लगेगा। अगर संख्या के बारे में पता है यानी कौन सी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स अगर ये सब संख्याएं हम लोगों को अच्छे से आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं, उसमें कोई डाउट ना हो तो ये चैप्टर्स आसान है। अगर संख्याओं में थोड़ा भी प्रॉब्लम है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं, क्वेश्चन बुक में भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपके हैं। ठीक है, और हम लोग अगर किसी संख्या को किस नंबर से गुणा कर दिया जाए यानी उसका मल्टीपल क्या होगा, उसका गुणक क्या होगा, ये चीज़ें कैसे सीखते हैं, वो चीज़ें हम सब बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। पहले हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं समुच्चय की। समुच्चय की डिफिनीशन ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा हम लोगों को समझाने में। ठीक है, हमको समझाने में थोड़ा सा समय बच जाएगा, इसी वजह से हम पहले डिफिनीशन लिख दिए हैं। तो समुच्चय की परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग तब तक के रिवाइज करिए और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उसको रिवाइज करिए। हम थोड़ा संख्या के बारे में बता देते हैं, यानी संख्या के बारे में ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं। हालांकि जिन बच्चों को आती हैं तो अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आते हैं या कहीं कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर देते हैं। देखो एक लाइन बना देते हैं, इसमें से हम सब संख्याओं को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, एक हम रेखा खींच दिए हैं, यहाँ पे होता है 0, इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो एंड। ठीक है, और भी नंबर्स रहेंगे। इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 और ये बढ़ता जाएगा टर्म्स एंड सो एंड, और भी नंबर्स रहेंगे। उधर जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर जाएगा नेगेटिव इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो अगर 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, 1 से ये जितनी संख्याएं बोली जाएंगी इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं या प्राकृत संख्याएं बोल सकते हो या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हो, बात एक ही है। प्राकृत संख्याएं कहीं लिखा मिल जाए या प्राकृतिक संख्याएं, बात एक ही है। ठीक है, इनको बोलेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलोगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक वर्ड भी ना बचे जो आप लोगों को क्लियर ना हो। ठीक है, तो ये होती हैं यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 एंड सो एंड। ठीक है, यहाँ तक बात बनी, प्राकृतिक संख्याएं क्लियर हुआ। अगर बोला जाए इसी से बोला जाए कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं हम लोग देखो जो सम और विषम, सम संख्याएं विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, यानी सम संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और विषम संख्याएं ऑड नंबर। और अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। ये किस लिए बता रहे हैं, ये अगर क्लियर होंगे तो हम लोग क्वेश्चन करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाज्य संख्याएं। ठीक है, दो चीज़ें और बताएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी बताएंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसलिए भी नहीं बता रहे हैं कि उसमें थोड़ा दो स्टेटमेंट रहेंगे, दो जो कि नोट में लिख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो प्राकृतिक संख्याएं बता दी हैं कि जो 1 से स्टार्ट करते हैं, ये बोल सकते हो जो गिनती में गिनने वाली संख्या है उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड। सम संख्याएं जो 2 से कट जाए तो कौन सी संख्याएं बोलोगे, 2 रहेगा, 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 2 3 4 एंड सो एंड।
जो सॉरी 3 लिख गया, 2 4 और 2 4 6 एंड सो एंड, ये संख्याएं रहेंगी। लेकिन इसमें जीरो भी रहेगा, क्या रहेगा, जीरो भी रहेगा। ठीक है, सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और जो 2 से विभाज्य हों। 2 से ये विभाज्य है 2, 4 भी 2 से विभाज्य है, 6 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये सम संख्याएं बोली जाती है। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 एंड सो एंड, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी ये कह रहे होंगे कि ये तो आती हैं, हाँ आती हैं, ठीक है, लेकिन अभी देखो एक पॉइंट हम बताने वाले हैं, वो चीज़ समझ लीजिएगा। अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं बताओ, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से कटें और खुद 2 से कटें, सॉरी 1 से कटें और खुद संख्या से कटें, 1 से कटें और खुद संख्या से कटें। तो कौन कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से। कहाँ से, 2 से, यानी उसके मल्टीपल बोल सकते हो, उसके गुणक बोल सकते हो, केवल 2 ही हो। ठीक है, यानी खुद हो और 1 हो, यानी 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे एंड सो एंड। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, भाज्य संख्याएं का कहने का मतलब ये हुआ उसके गुणक 3 हो। 3 कहने का मतलब ये हुआ 1 हो, खुद संख्या हो और एक एक्स्ट्रा हो। तो कहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, 4 से। 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे एंड सो एंड। अब देखो, अब जो हम ये सब संख्याएं लिखे हैं, ये जो संख्याएं लिखे हैं इसी साइड के लिखे हैं, किस साइड की, इस साइड की नहीं लिखे हैं। हालांकि देखा जाए 2 4 अगर बोल दिया जाए कि नहीं 2 जो है -2 ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। बस ये एक मेन पॉइंट, इसीलिए हम ये समझा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो भी ये संख्याएं डिफाइंड होती हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में से ही निकल के आती हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, क्लियर हुई बात। सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं उसमें जीरो रहेगा आपका। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें, 1 3 5 7 9 एंड सो एंड। और अभाज्य संख्याएं 2 से लिखना प्रारंभ करेंगे, कहाँ से, 2 से। यहाँ से अभाज्य संख्याएं लिखना प्रारंभ हुई, फिर भाज्य संख्याएं यहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 से। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ 1 से कटे और खुद संख्या जो दी हुई है उससे कटे और एक और नंबर से कटे। तो ये क्लियर हुआ भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, और क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर जिसको बोलते हैं, होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो एंड। ठीक है, याद रखिएगा 0 से बस 0 इसमें ऐड हो गया, और क्या है, प्राकृतिक संख्याएं से ही बना है होल नंबर। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं। क्लियर हुई बात। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको लिखते हैं W से, काय से लिखते हैं, कैपिटल W से। और प्राकृतिक संख्याओं को काय से लिखते हैं, कैपिटल N से। काय से लिखते हैं, कैपिटल N से। इसका नोटेशन होता है। ठीक है, सम संख्याएं ई से लिख सकते हो, इवन नंबर होता है तो ई से लिख दो, ऑड संख्याएं यानी विषम संख्याएं ओ से लिख दो, अभाज्य संख्याएं P से लिख दो। अब तो नोटेशन की बात है, लेकिन जो हम लोग प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं वो एन से लिखते हैं कैपिटल, और पूर्ण संख्याएं लिखते हैं W से। यहाँ तक क्लियर हुई बात। ठीक है, फिर से एक बार, प्राकृतिक संख्याएं जो रहेंगी ये सब उसी के अंदर आ जाएंगी। अगर 0 ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं भी इसी में सब आ जाएंगी, यानी इस साइड। ठीक है, अगर 0 ऐड कर दे रहे हैं तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, और जो इतनी डिफिनीशन बताएं तो इस साइड ही रहेंगे, इस साइड नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो क्या बात करते हैं, अगर ये सब संख्याएं हमने लिखे, ये भी नंबर्स थे, जो अगर पूरे ये सब नंबर लिख दिए जाएं, माइनस डॉट डॉट लगाया, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 एंड सो एंड, ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए। इसमें माइनस वाली भी संख्याएं आ गई हैं और प्लस वाली भी संख्याएं आ गई हैं, और इसमें सम संख्याएं भी आ गई हैं, विषम संख्याएं। तो सम विषम से उससे कोई लेना देना नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर प्लस माइनस में सब संख्याएं आ गई हैं तो इसको बोलेंगे क्या, पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक लिखे हुए हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, जिसको लिखते हैं, कहीं कहीं जेड से भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं जेड से भी, या फिर कैपिटल I से भी लिखा होता है। यहाँ आपकी बुक में जो हम लोग बुक यूज कर रहे हैं, बालाजी पब्लिकेशंस की बुक यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और
NCERT के भी क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के कराएंगे। तो ये पहले बताना भूल गए थे, लेकिन ये यहाँ ऑलरेडी पहले से लिख दिया था कि कौन सी बुक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस बुक में जो है आई को जो है अपरिमेय संख्या से डिनोट किया गया है, तो नोटेशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे पूर्णांक जो इंटीजर्स होता है, पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर्स, तो आई से भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं जेड से लिखा मिल जाता है, ठीक है। और इन्होंने जेड जो है पूर्णांक लिखा, तो इन्होंने क्योंकि इंटीजर इसकी होती इंग्लिश होती है इंटीजर, तो हम इंटीजर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर यहाँ बुक में दिया गया है आई जो अपरिमेय संख्या, तो आई आप हटा दीजिए तो जेड ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जेड, ठीक है। तो ये हो जाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? 0 से लेकर जितनी नेचुरल नंबर रहेंगी प्राकृतिक संख्याएं, फिर 0 के इधर वाली भी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं बोली जाएंगी। ये बात क्लियर हुई। अब दो संख्याएं और बची हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या। हालांकि छोटे क्लास में पढ़े होंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ना पहले समझना जरूरी है, तब तक के आप लोग भूल चुके हैं। परिमेय संख्या को लिखते हैं Q से, और यहाँ पे अपरिमेय संख्या को I से लिखा गया है, या Q डैश से लगा लो, डैश लगा लो। क्या लगा लो? Q डैश लगा लो, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं इस तरीके की होती हैं P/Q के फॉर्म में, बस Q 0 ना हो, Q 0 ना हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ 2/1 लिख दो या 3/4 लिख दो, ठीक है। ये तो परिमेय संख्याएं सब कहलाएंगी, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जो रूट वाली होती हैं, वैसे लिखा P/Q के फॉर्म में ही जाता है, लेकिन हम लोग पहचानते कैसे, जो √2 हो, √3 हो, √5 हो एंड सो ऑन, ऐसे ही अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब एक जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, जो दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में, दो प्राकृतिक संख्याओं, ये प्राकृतिक समझिएगा, संख्याओं के बीच, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं या होती हैं, ठीक है, आती हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो पूर्णांकों के बीच, पूर्णांक क्या बताए हैं? ये वाले दो पूर्णांकों के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्याएं आती हैं, होती हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, बोल भी देते हैं। तो ये दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि कौन सी संख्याएं, क्या ये समुच्चय है या रिक्त समुच्चय है। हालांकि वो समुच्चय के प्रकार हैं वो भी बताएंगे, परिभाषा सब बताएंगे, एक एक परिभाषा बताएंगे। अगर इस चैप्टर में परिभाषाएं क्लियर है तो क्वेश्चंस करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये संख्याओं के बारे में थोड़ा सीखें, थोड़ा नहीं पूरा सीख गए लगभग, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्याएं सीख गए, सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ठीक है। P/Q के फॉर्म में जो होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या भी डिफाइंड ऐसे ही की जाती है P/Q के फॉर्म में, बस कंडीशन ये रहती है, हम लोग ऐसे समझ लीजिएगा कि रूट में जो लिखी होंगी उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं, दो पूर्णांकों के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये होती हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, अगर पूछ लिया जाए कि 2 का गुणक बताइए, 2 का गुणक बताइए यानी 2 के गुणक लिखिए, तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, डॉट डॉट करोगे। अच्छा, ये वर्ड इसलिए बोल रहे हैं, ये अगर 2 का गुणक क्या यही होंगे गुणक, ऐसे लिखते जाओ बहुत सारे हो जाएंगे। ये बात इसलिए बोले हैं यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव वाले नहीं लेना है, हमेशा याद रखिएगा। मल्टीपल की बात की जाएगी, गुणक की बात की जाएगी तो धनात्मक साइड चलेंगे, ठीक है। 2 इस साइड यानी प्राकृतिक संख्याएं ही लेना है,
ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर किसी नंबर्स का गुणक लिखिए तो आप लिखेंगे क्या, धनात्मक वाली संख्याओं के साथ उसके लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी 2 का बोले थे तो 2, फिर 4 लिखा, फिर 6। ये नहीं लिख सकते हैं कि 2 लिखा तो -4 लिखें, ठीक है, -6 लिखें, नहीं। ठीक है, अगर -2 बोला जा रहा है कि -2 का गुणक लिखिए, तब तो -2 फिर -4 फिर उसमें धनात्मक हम लोग नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आती है कि समुच्चय। ये तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझाए जो है वो भी समझ लीजिएगा। अब बात आती है कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं समुच्चय, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा ये है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं या समुच्चय कहलाता है। यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित कहने का मतलब ये हुआ वेल डिफाइंड, यानी सही तरीके से उसकी डिफिनीशन एक प्रकार से बोल सकते हो, या परिभाषित हो, कोई भी चीज़ सही तरीके से परिभाषित हो तो उसको बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिए हैं आप लोग, तब तक एग्जाम्पल्स भी देख लिए होंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह हम लोग जानते भी हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या केवल 3 ही होती है। एक ए होता है, एक ई होता है, एक आई होता है, एक ओ होता है, यू होता है। लिख देते हैं, यहाँ देख लो, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके अलावा तो कोई नहीं होते ना, इसके अलावा तो कोई होते भी नहीं है। जो चीज़ परिभाषित है सबके लिए परिभाषित है वही चीज़। ठीक है, तो यानी कहने का बस मतलब यही हुआ कि सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। अगर हम बोल रहे हैं कि ये स्वर होंगे तो आप भी बोल रहे हैं यही स्वर होंगे, कोई दूसरे स्वर आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से ये है ना, सही चीज़ बोलो एक तरीके से। ठीक है, सही वर्ड हो सबके लिए। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह। अब भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह, अब जितने राज्य हैं, अब जिस वर्तमान में आप हैं, ठीक है, जिस वर्तमान में, कहने मतलब ये हुआ वर्तमान की भी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि यानी वर्तमान में भारतवर्ष में कितने राज्य हैं, उतने राज्यों का संग्रह। ठीक है, अगर 2023 की बात की जाए अकॉर्डिंग तो 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का संग्रह हो जाएगा। तो वो भी सही ही है ना, कोई ये थोड़ी कह सकता है कि नहीं 29 राज्य हैं, तो फिर वो गलत बोल रहा है। तो यानी सही होगा, जो वर्ड सही है तो सही है। ठीक है, इसी को हम लोग समुच्चय में डिफाइंड करते हैं, या इसको समुच्चय भी बोल सकते हो, और है भी समुच्चय, इसको कहेंगे भी समुच्चय। भारतवर्ष के सभी नदियों का संग्रह। अब भारतवर्ष में जितनी भी सारी नदियां होंगी तो वो नदियां भारतवर्ष की ही होंगी। ठीक है, तो वो भी सही ही है। क्लियर? तो ये भी समुच्चय होगा। अब देखो आ गया जो नंबर्स की बात कर रहे थे, ज़्यादातर हम लोग जो खेल खेलेंगे नंबर्स भी यानी संख्याओं पर ही खेल खेलेंगे इस चैप्टर्स में। ठीक है, हालांकि ये तो सब डिफाइंड किया गया है, लेकिन डिफाइन करने मतलब ये डिफाइन किया गया है, इसका वर्ड रहता है क्वेश्चंस में, और ये जो नंबर्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन रहेगा, और ये वर्ड भी आएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है, भारतवर्ष के सभी नदियों का संग्रह हो गया। फोर्थ पॉइंट ये है प्राकृत संख्याओं का संग्रह, यानी नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक होता है, अभी भी बता चुके हैं शायद, यहाँ पर कैपिटल एन होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो ये हम लोग रखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसके अलावा तो कोई नहीं लिख सकते हो। इसके अंदर 0 ऐड कर दो तो कहाँ बोलोगे प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि पहले से हम लोग परिभाषित हैं, ये परिभाषित हैं और सही परिभाषित हैं, तो उसके अलावा हम लोग कुछ और नहीं बोल सकते हैं, यही संख्याएं लिखेंगे तो ये सुपरिभाषित बोले जाएंगे। तो इसका जो संग्रह लिखा जाएगा यानी ये संख्याएं लिखी जाएंगे, ये समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। फिर बात आती है 5 नंबर, देखिए वास्तविक संख्याओं का संग्रह। अभी हम ये वर्ड भी रह गया था, यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में यानी वास्तविक संख्या उन्हें बोलते हैं जिसमें परमेय संख्या भी आ जाए और अपरमेय संख्या भी आ जाए, परमेय संख्या भी आ जाए और अपरमेय संख्या भी आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते थे, यहाँ पे जो परमेय संख्या डिफाइन किए थे, तो P, Q बिलोंग्स टू आपके रहेंगे Z। क्या रहेंगे? बिलोंग्स टू Z, यानी इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। यहाँ पे एक वर्ड ये छूट गया था, परमेय संख्या जो रहेंगी P, Q जो रहेंगे, जो नंबर्स रहेंगे, इंटीजर कहने मतलब ये हुआ, ये पूर्णांक, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे जब ये वर्ड आया तो यहाँ पे ये वर्ड छूट गया था, तो इसको हमने नोट कर दिया। वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहने मतलब ये हुआ जिसमें परिमेय संख्याएं भी आ जाएं, अपरिमेय संख्याएं भी आ जाएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आएंगी ही, उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं और अलग तो हम थोड़ी लिख सकते हैं, जो होंगी डिफाइंड की जाती हैं, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को ही वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, जिसमें परिमेय संख्याएं आ जाएं और अपरिमेय संख्याएं आ जाएं, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। उसके अलावा तो और कुछ नहीं कह सकते ना, तो ये भी आपका समुच्चय कहलाएगा। फिर आता है ये जो एग्जाम्पल्स लिए हैं इसी से निकाले हैं एग्जाम्पल्स प्राकृतिक संख्याओं से, यानी सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम लोग क्या लिखेंगे क्या, अब सम आया है ना, तो सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह की बात की गई तो हम लोग लिखेंगे कहाँ से, 2 से। 0 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला गया है। तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन। क्लियर हुई बात, ये लिखेंगे। अब विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी हम लोग जब ये क्वेश्चन में जो ये वर्ड लिखा हुआ तो यही नंबर से लिखे जाएंगे, इसके अलावा कोई नंबर्स नहीं लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 डाल दोगे। तो ये वेल डिफाइंड है, ये सही परिभाषित है, तो यही लिखेंगे हम लोग नंबर, तो इसी को बोलेंगे समुच्चय है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, विषम में हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही स्टार्ट होती हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 यही हो जाएगी, तो ये भी समुच्चय कहलाएगा। पूर्ण संख्याओं का संग्रह, यानी जो होल नंबर्स लिखते हैं, तो ये होल नंबर्स यही रहेंगे, इसके अलावा और तो थोड़ी नंबर्स आएंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का संग्रह भी समुच्चय कहलाएगा। फिर बात आती है 9 नंबर, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। अभाज्य संख्याओं का संग्रह हम लोग ये लिखेंगे नंबर्स, ये नंबर्स लिखेंगे और इसके अलावा कोई डिफाइन नहीं कर सकते। बस यहाँ याद करने वाला पॉइंट है, माइनस में नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है इस साइड। इसीलिए हमने ये बता दें कि ये जितनी संख्याएं होंगी ये प्राकृतिक संख्याओं से ही निकल के आती हैं, या इनको भी प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हो। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो और क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सब प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाएंगी, उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अभी भी जब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के, तो अगर प्राकृतिक संख्याएं बोल दिया जाए उसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, इनके ये हो जाएंगे सबसेट। ठीक है, फिर बात आती है जो नेक्स्ट हम लोगों को, ये एग्जांपल्स हो गया, ये भी हो गया। अभाज्य संख्याओं का संग्रह बता दिए हैं। सभी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, यानी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, सभी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह यही तो लिखेंगे, और अलावा थोड़ी लिख सकते हैं इसके अलावा कुछ, तो ये भी सुपरिभाषित है। ठीक है, तो ये बोला जाएगा समुच्चय है। ठीक है, फिर क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। अगर भी इस साइड के हम लोग लिख दें, 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 नहीं होता है ना, 0 आपका ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, तो 1 से लिखना स्टार्ट कर दें एंड सो एंड लिख दें, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं ही हो जाएंगी एक प्रकार से। तो सभी पूर्णांक क्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, तो ये लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड सो एंड, यही होती भी हैं, तो ये भी समुच्चय कहलाएगा। फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, -1 से लिखना प्रारंभ कर दो इस साइड के, तो आपका ये भी समुच्चय है। फिर भाज्य संख्याओं का संग्रह, तो भाज्य संख्याएं 4 से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये इसलिए लिखा दिए थे क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो हम लोग लिख पाएँ वहाँ से। ठीक है, फिर आता है क्यू डैश, यहाँ पे हम क्यू डैश से डिनोट किया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स, यानी ये समी संख्या का नोटेशन है, प्रतीक है, समी संख्या का प्रतीक है। समी संख्याएं लिखी जाती हैं x + i के फॉर्म में। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे 2 + 3i, जहाँ पे ai दिख जाए, काल्पनिक वाला भाग इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों रहते वास्तविक ही भाग। ठीक है, यानी वास्तविक टर्म्स ही रहते हैं, वास्तविक वैल्यू ही रहते हैं, वास्तविक नंबर ही रहते हैं, लेकिन ये i जहाँ लिखा मिल जाए एक नंबर के साथ में, तो उसको बोलते हैं समी संख्याएं। तो ये इनका जो संग्रह है क्यू डैश, क्यू यानी परिमेय संख्याओं का संग्रह, तो वो भी आपका कहलाएगा समुच्चय। भाई परिमेय संख्याएं जो हम लोग परिभाषा पढ़े हैं परिमेय संख्याओं की, तो वही तो रहेंगे, उसके अलावा तो हम लोग नहीं लिख सकते कुछ ना, तो ये भी आपका समुच्चय होगा। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। और क्यू डैश यानी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। सी यानी समी संख्याओं का समुच्चय, समी संख्याओं का समुच्चय संग्रह, वो भी आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जो समी संख्याएं होंगी तो इसको समी संख्या ही तो बोलोगे, क्या इसको रियल नंबर बोल दोगे, पूरी के बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, समी संख्या है। ठीक है, तो अब हम लोग यानी थोड़ा एग्जाम्पल समझें, यानी समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा और नंबर्स के बारे में थोड़ा समझें, थोड़ा नहीं पूरा समझ गए लगभग नंबर्स के बारे में। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। अब इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। भाई ये भी तो बात आती है कि समुच्चय जो हम लोग ये सब डिफाइंड कर दिए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे।
और क्या डिनोट करेंगे, किससे इसको हम प्रदर्शित करेंगे, वो चीज़ हम समझाते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है, नंबर्स को रफ कर देते हैं, उसके बाद में या समझ लीजिए या समझ ही लीजिए, साथ में रफ करने की आवश्यकता नहीं है। समुच्चय को हम लोग जो लिखते हैं, समुच्चय को हम जो लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मान के चलो, जैसे ये एग्जाम्पल से लेके चलो, ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से लिखे थे, एन से, तो ये कैपिटल एन इसीलिए लिखा है। ठीक है, वैसे नोटेशन भी होता है तो कैपिटल एम से लिखेंगे, कैपिटल एन बराबर क्या लिखेंगे, कैपिटल एन बराबर। ठीक है, अगर बात की गई थी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो वी कैपिटल वी बराबर लिखोगे, और किस में लिखोगे वो भी अभी बताएंगे। वैसे ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, और इसका दूसरा तरीका भी होता है, तो वो भी हम लोग बताएंगे कैसे रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, कैसे इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। एक तो रहता है समुच्चय का जो निरूपण रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जिसको बोलते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं वो भी अभी बताएंगे, तो इसको हमको रफ ही करना पड़ेगा, तो रफ कर देते हैं, उसके बाद में बताते हैं। देखो हमने इसको रफ कर दिया, तो अब देखो क्या लिखेंगे हम लोग, जो हेडिंग डालने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे समुच्चय का निरूपण। क्या लिखेंगे, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। ठीक है, इसमें दो तरीके से हम लोग इसका लिखेंगे, जो समुच्चय की बात की जा रही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, दो तरीके से लिखेंगे, एक तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है हमारा तालिकाविध या सारणीबद्ध बोल सकते हो, तालिकाविध या सारणीबद्ध बोल सकते हो, या फिर हो सकता है लिखा मिल जाए सूचीविध या सूचीबद्ध भी बोल सकते हो। ठीक है, एक ही वर्ड है, क्लियर, सूचीविध या तालिकाविध या सारणीबद्ध। और इसको हम लोग लिखेंगे, दूसरा जो लिखेंगे निर्माण विधि। क्या लिखेंगे, निर्माण विधि या गुण विधि, निर्माण विधि या गुण विधि। दो तरीके से हम लोग समुच्चय को लिख पाते हैं, निरूपण कर पाते हैं। क्लियर ये बात, यानी तालिकाविध, सारणीबद्ध या सूचीबद्ध, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोगों का क्या है, दूसरा तरीका है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये तालिकाविध बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलोगे, रोस्टर मेथड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। सारणीबद्ध मतलब होता है लिस्टिंग मेथड या लिस्टिंग बोल सकते हो डायरेक्ट। तालिका का होता है टेबलर होता है, तालिका का होता है टेबलर मेथड या मेथड ही बोल सकते हो। और इसका इंग्लिश बता रहे हैं लिस्टिंग, और इसका होता है रोस्टर, सूची का मतलब होता है रोस्टर मेथड। और जो इसका होता है निर्माण विधि का, समुच्चय निर्माण विधि का और गुण विधि का, तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी मेथड बोल सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड। और जो समुच्चय निर्माण विधि होती है तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। हालांकि बुक में सब लिखा हुआ, सेट बिल्डर मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। अच्छा, ये सब क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज मिलेगी वहाँ पे इसका यूज है, कैसे हम लोग लिखेंगे। इसीलिए हमने ये पहले समुच्चय को एग्जाम्पल्स बताए, उसके बाद में भी लिखा नहीं समुच्चय। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो, अब बात ये हम कर रहे थे कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी वॉवेल्स होता है, यानी वी से लिखेंगे हमेशा। जो समुच्चय लिखा जाएगा, समुच्चय लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। कोई भी हो, यहाँ वॉवेल्स आ गया था तो वी से डिनोट कर दिया। अब कौन कौन से आएंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आएंगे, यही वॉवेल्स आएंगे।
अभी बता भी चुके थे। अब इनको क्या बोलते हैं इसका, अब वी हमारा समुच्चय कहलाएगा। वी क्या कहलाएगा, समुच्चय। किसका समुच्चय कहलाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। भाई ये स्वर ही तो है, ये इसमें सब रखे हुए तो ये संग्रह हो गए। ठीक है, तो ये कहलाएंगे अवयव किसके, वी के। ये सब अवयव कहलाएंगे किसके, वी के। तो यानी ऐसे हम लोग लिखते हैं, ए अवयव है किसका, वी का, या ई अवयव है किसका, वी का, आई अवयव है वी का। तो ये अपसलान जो है इसका मतलब होता है कि ये कह रहा है कि इसमें यानी जो अपसलान लगा होता है, यानी जिस साइड खुला होता है एक तरीके से कह सकते हो, तो उसमें प्रदर्शित करता है कि ये एलिमेंट्स, ये अवयव उसके अंदर है। ठीक है, अपसलान का मतलब। और ये वर्ड हमने जो अभी एक वर्ड नहीं बोले हैं, एक तो ये वर्ड बताया कि समुच्चय कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो अवयव लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, छोटे अक्षरों में। ठीक है, नंबर्स तो हम लोग 1 2 3 तो लिखेंगे ही। ठीक है, बात समझ में आई। यानी अवयव जो लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, और जो समुच्चय को हम लोग लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के। और दोनों जो हम लोग यूज कर रहे हैं, अवयव भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर का यूज कर रहे हैं, और जो समुच्चय की बात कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में यूज कर रहे हैं। जैसे भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह, तो हम लोग कह देंगे कि नहीं स्टेट, यानी राज्य की इंग्लिश होती है स्टेट। तो एस बराबर जितने भी राज्य होंगे, हम लोग 28 राज्य बताए तो 28 राज्य यहाँ पे लिख देंगे। जो राज्यों के नाम होंगे वो अवयव कहलाएंगे किसके, भारतवर्ष के सभी स्टेट। यानी यहाँ लिख सकते हो आई लगा दो, क्योंकि स्टेट तो हो जाएंगे तो राज्य तो हम लोग लिखेंगे ही, तो आई डिनोट कर दो। बस ये समझो कि आई क्या लिख रहे हैं, भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह है। आई में सभी राज्य क्या है, इंक्लूड हैं। ठीक है, जितने भी राज्य होंगे तो इंडिया के अंदर ही आएंगे, इंडिया के अंदर ही आएंगे। 28 राज्य है तो 28 राज्य इंडिया के अंदर ही हैं। ठीक है, तो ये अब जो बिलोंग करने का मतलब ये हुआ, जितने भी राज्य होंगे तो इंडिया के अंदर आएंगे। तो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अब हम लोग लिखते कैसे, देखो ये हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कैसे लिखेंगे, 1 2, हालांकि बता भी चुके थे, 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके में लिखा जाए, यानी कामा लगा के लिखा जाए, कामा लगा के लिखा जाए, और ब्रैकेट दोनों में रहेगा। ये विधि कैसे लिखी जाती है, ब्रैकेट तो दोनों में सेम ही रहेगा, ये लगाना जरूरी है तभी समुच्चय बोला जाएगा। 1 2 3 कामा लगा के लिखते हैं। ठीक है, वैसे भी वर्ड देखो लिस्टिंग से आ रहा है, यानी लिस्ट में लिखिएगा कामा कामा लगा के। और यही समुच्चय ऐसे देखो लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, मतलब ये हुआ, या ऐसे लगाओ, यानी एक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, यक्स एक प्राकृत संख्या। बात एक ही है, बात एक ही है। अगर तालिका विधि में लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हो, लिखना भी पड़ेगा हम लोगों को इस तरीके से। अगर बोला जाएगा क्वेश्चन में कि तालिका विधि में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा, एक्सरसाइज में, अभी एक्सरसाइज भी कराते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो इसको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि तालिका विधि में बदलिए, या दिया हो सारणीबद्ध में बदलिए तो बात एक ही है, या सूची विधि में बदलिए। ठीक है, तब भी बात एक ही है। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे कि एक्स सच दैट, या फिर ये लगा हो, बात एक ही है, एक्स एक प्राकृत संख्या, यानी यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या यानी जो यहाँ पे आएंगे तो सब हम लोग लिख देंगे इस विधि में, यानी 1 2 3। यहाँ पे जो परिभाषित किया गया है कि क्या कहा गया, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, इसके अलावा और कोई संख्या हम नहीं ले सकते, प्राकृतिक संख्या ही लेंगे। तो प्राकृतिक संख्या ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे तो तालिका विधि कहलाएगी, इस तरीके से लिखेंगे तो समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे इस वीडियो में, अभी तक ये सीखे कि समुच्चय कैसे परिभाषित किया जाता है, फिर समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, यानी उसके अंदर अवयव लिखते हैं तो किस लेटर में लिखते हैं, और समुच्चय को किस लेटर में लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के। ठीक है, और अगर बिलोंग करता है यानी अपसलान का मतलब क्या होता है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग करता है तो क्या कंडीशन होती है, अगर यहाँ क्रॉस लग जाए तो इसके अंदर ये अवयव नहीं बोला जाएगा। हालांकि यहाँ तो है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज करा देते हैं 1.1, इसको रफ करते हैं। डिफिनीशन बस यही हम लोग अभी बदलना सीखेंगे, अभी हम लोग बदलना सीखेंगे तालिका विधि से सारणी विधि में, तालिका विधि से समुच्चय निर्माण विधि में, और समुच्चय निर्माण विधि से
तालिकाविद में। और समुच्चय सीखेंगे तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले 1.1, इसको हम रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभ्यास संख्या 1.1, क्योंकि डिफिनीशन हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग समुच्चय लिखते हैं, 2 विधि सीख चुके हैं, सारणी विधि और बस सारणी विधि याद रखिएगा, तालिका विधि उसी को बोलते हैं और सूची विधि उसी को बोलते हैं। सारणीबद्ध या सूची विधि और तालिका विधि एक ही बात है। और समुच्चय निर्माण विधि वो दूसरी चीज़ होती है, यानी गुण निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रॉपर्टी, यानी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड, गुण मेथड बोल सकते हो। ठीक है, और या फिर समुच्चय निर्माण विधि, 2 तरीके के बताए हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे, लिख देते हैं। एक तो तालिका विधि या सारणीबद्ध या सूची विधि, और दूसरा क्या बताए थे, समुच्चय निर्माण विधि, और या फिर इसी को बोलते हैं गुण विधि या प्रॉपर्टी विधि। समुच्चय निर्माण विधि ज़्यादा वर्ड यूज होगा, इसमें तालिका विधि या फिर सूची विधि यूज होगा। सारणी विधि, सारणीबद्ध भी कहीं कहीं पे क्वेश्चन में लिखा मिल जा सकता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, स्पष्ट करें। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं और स्पष्ट भी करना है। तो देखो, हम यहाँ पेन चलाने की यानी मार्कर चलाने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग समझिएगा, एग्जाम्पल्स देते जाएंगे। पहला है क्वेश्चन, पहला का पहला पार्ट ये दिया गया, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। किसी के गुण के बारे में समुच्चय में हम लोग नहीं परिभाषित कर सकते हैं, सुपरिभाषित वहाँ नहीं बोला जाएगा। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, तो बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं सुपरिभाषित। इसलिए क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान खिलाड़ी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कौन सा बुद्धिमान खिलाड़ी है, कौन सा बुद्धिमान खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे परिभाषित हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे, तो ये समुच्चय नहीं है, फर्स्ट आपका समुच्चय नहीं है। ठीक है, रीजन दे सकते हो, किसी के गुण को गुणात्मक ढंग से उसको हम नहीं बता सकते। ठीक है, यानी उसके गुण के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये बुद्धिमान है कि बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सभी विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये समुच्चय है, क्यों है, तो हम लोग लिख देंगे विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5 और 7 एंड सो एंड। देखो, इसीलिए तो नंबर्स पहले बताए थे। ठीक है, तो ये विषम संख्याएं होंगी तो यही तो होंगी, और तो कोई तो थोड़ी लिख सकते हो। ठीक है, ये समुच्चय है। फिर नंबर 3 दिया गया है, कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। यहाँ पे भी रूप के बारे में कहा गया है, तो ये भी हम लोग किसी के रूप वगैरह के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा सुंदर है, कौन सा नहीं सुंदर है। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय नहीं रहेगा। फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर क्या है, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, ये भी गलत, ये भी समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बोला गया कि भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, तो यहाँ उसके गुण पे गुणात्मक ढंग से अगर बोला जाए तो यानी उसके गुण की जांच की जा रही है। ठीक है, उसके नेचर की बात की जा रही है, तो हम लोग उसके नेचर के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा जो गणितज्ञ अच्छा है या कौन सा गणितज्ञ खराब है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो इसी का जो है 5 नंबर है, भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह, तो 5 भी नहीं होगा। यहाँ भाई कौन सा अमीर है कौन सा गरीब है, ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सबके अकॉर्डिंग की बात की जा रही है, कोई कहे वो अमीर है और कोई कहे कि नहीं वो गरीब है, तो किसकी बात मानी जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग उसके गुण के बारे में भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है 6 नंबर, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, तो ये आपका है। क्यों है, कोई भी लेखक होगा जितनी भी पुस्तक लिखेगा तो उनका संग्रह बना लीजिए, तो समुच्चय कहलाएगा ही। कम से कम 10 बुकें लिखे या 15 बुकें लिखे या उसकी 20 बुकें हों तो फाइनाइट बुकें होंगी,
उसकी बुकें जो होंगी तो उसी की बुकें लिखी होंगी, ना कि दूसरे की लिखी होंगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह वो आपका समुच्चय कहलाएगा। पहले क्वेश्चन का सब पार्ट करा दिए। अब देखो बस रीजन यही लिखना है जो हम लोग बोल रहे थे, अभी बात कर रहे थे जिसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को सारणीबद्ध, अब देखो यहाँ पे बोला गया सारणीबद्ध या इंग्लिश में लिखा है टेबुलर मेथड, ठीक है। सारणीबद्ध द्वारा प्रदर्शित कीजिए, सारणीबद्ध द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ये दिया गया, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल है A1 इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले, यही लिखा गया है ना, आने वाले अक्षर हैं। अब देखो ये किसमें लिखा हुआ है, A1 बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ, अभी एग्जांपल एक बताए थे, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। एक प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हो, कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाए यानी शब्दों में लिखा हो तो समझ जाइए कि यह समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। अगर ऐसे कामा लगा के लिखा हुआ है, ये मेन पॉइंट है सच दैट वाला, ठीक है। अगर कामा लगा के लिखा हुआ है तो तालिका विधि में लिखा हुआ है, तो हमको इसको बदलना है सारणी विधि या तालिका विधि या सूची विधि में हम लोगों को बदलना है, ठीक है। तो यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, ई से पूर्व मतलब हुआ या पहले कहो, ई से पहले, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग क्या लिखेंगे ABCDE एंड सो एंड जेड होता है, लेकिन ई से पहले आने वाले अक्षर कितने होंगे, यही होंगे। तो हम लोग लिख देंगे ये ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। किसमें लिखना था, सारणी विधि में, तो कामा लगा के लिख देंगे, तो ये आपका आंसर बोला जाएगा, ठीक है। ये आपका समुच्चय हो जाएगा सारणी विधि में। हालांकि ये भी समुच्चय ही है, यहाँ पे वेल डिफाइंड है। देखो मैं ये बोला गया ना कि ई से पूर्व आने वाले अक्षर, तो ए से पूर्व आने वाले अक्षर ABCD ही होंगे, और कोई थोड़ी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुआ हम लोगों का। अब देखो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स ये दिया गया है कि A2 बराबर दिया है, A2 बराबर 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसमें ये तरीके से दिया गया है, जो ये है इसके अवयव कहलाएंगे। A2 एक समुच्चय है, A2 क्या है, समुच्चय है, ये सब क्या है, इसके अवयव हैं A2 के, ठीक है। तो इसको हमको बदलना है किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में। जैसे यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में लिखा था, तालिका विधि में बदले थे, अब ये लिखा हुआ है समुच्चय ये लिखा हुआ है तालिका विधि में, तो इसको बदलना है समुच्चय निर्माण विधि में, यानी ऐसे शब्दों में बदलना है। तो क्या लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, ये देखो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हो यक्स सच दैट एक्स बराबर क्या मान सकते हो 1/n, और कंडीशन क्या रहेगी, n क्या है, प्राकृत संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। n क्या है, डॉट डॉट भी लगा हुआ है, डॉट डॉट, और भी संख्याएं रहेंगी, ठीक है। तो n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम लोग उसमें लिखेंगे, किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे हम लोगों को बदलना है, ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे, एक एग्जाम्पल्स, एक एक क्वेश्चंस, यानी हर क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये एक चीज़ ये याद रखिएगा, अगर इन केस कहीं पे थोड़ा भी मिस्टेक हो जा रही है, तो आप डिफिनीशन संख्या के बारे में पहले बता चुके हैं, वहाँ पे अगर कहीं भी क्वेश्चन में थोड़ा भी कहीं गलती से लिख भी जाता है, तो आप लोग उसको गौर करिएगा, ठीक है, वहाँ पे करेक्शन भी कर लीजिएगा। जल्दी में अगर कहीं लिख गया है, प्लस माइनस बोल दिए हुए हैं, तो संख्या इसीलिए हम पहले बता दिए अच्छे से कि संख्या क्या होती हैं, सम संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चंस की, एक एक क्वेश्चंस कराएंगे, वहाँ पे लिख के बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे थोड़ा डिफिनीशन की बात किए थे, तो एग्जांपल लेके चले थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।